नमस्कार, आपके पसंदीदा कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। बीता हफ्ता अंतरराष्ट्रीय जगत के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा। अमेरिका में गोलीबारी में सबसे बड़ी घटना घटी तो प्राकृतिक आपदा भी पीछा नहीं छोड़ रही। स्पेन जहां राजनीतिक खींचतान से जूझ रहा है, तो वहीं न्यूजीलैंड में भी सरकार बनाने को लेकर असमंजस की स्थिति है। ये और अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें अगले आधे घंटे में हम दिखाएंगे आपको, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के लास वेगस में हमले के बाद बंदूकों पर पाबंदी लगाने का प्रयास तेज। एक व्यक्ति ने म्यूजिक कंसर्ट पर गोलीबारी कर 58 लोगों को सुलाया मौत की नींद। जनमत संग्रह में बड़ी सफलता के दावों के बाद स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र कैटालोनिया आजादी की घोषणा की तैयारी में स्पेन ने मध्यस्थता की मांग ठुकराई। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा। परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था आईकैन को मिला नोबेल का शांति पुरस्कार और बायोलॉजिकल क्लॉक की खोज करने वाले 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। लंबी हिचक के बाद रूस और सऊदी अरब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने पर हुए राजी। सऊदी शाह पहली बार पहुंचे रूस के दौरे पर। द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। न्यूजीलैंड में डाक मतों की गिनती के बाद भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। नेशनल पार्टी और लेबर पार्टी दोनों ही कर रही हैं सरकार बनाने का दावा। बीता हफ्ता अमेरिकी इतिहास में काले पन्ने के तौर पर दर्ज होगा, जब लास वेगस शहर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान गोलीबारी की अब तक की सबसे घातक घटना में 58 लोगों की मौत हो गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले को अंजाम दिया 64 वर्षीय स्टीफन पैडॉक ने, जो खुद भी मारा गया। अमेरिका का लास वेगास शहर संगीत प्रेमियों से खचाखच भरा म्यूजिक कंसर्ट, जोश, जज्बा और जुनून में डूबा माहौल। सुरों के संगम में गोते लगाती भीड़ के बीच दंदराती गोलियों की बौछार से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। चीख पुकार और बदहवासी से भागते लोगों का पीछा करती मशीन गन की गोलियां उन्हें लहूलुहान कर रही थी। अमेरिकी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी घटना में 58 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। हमलावर स्टीफन पैडॉक ने भी खुद को गोली मार ली। अचानक से हाल में मौजूद लोग गिरने लगे। मैं और मेरी पत्नी भी नीचे झुकी। सभी लोगों ने भागना शुरू किया। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। जैसे ही हम कंसर्ट स्थल से कमरे में पहुँचे, हमने लगातार गोली की आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे लगा कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि गोलीबाजी हुई है। जैसे ही हम कॉन्सर्ट स्थल से कमरे में पहुंचे, हमने लगातार गोली की आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे लगा कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि गोलीबारी हुई है। 64 वर्षीय स्टीफन पैडॉक अमेरिकी राज्य नेवाडा का रहने वाला था। पैडॉक म्यूजिक कंसर्ट के ठीक बगल वाले होटल मैंडले बी की 32वीं मंजिल पर ठहरा था और वहीं से उसने इस घटना को अंजाम दिया। जांच के दौरान पैडॉक के होटल रूम से 23 और मैस्टिक शहर स्थित उसके घर से 19 हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हमलावर स्टीफन पैडॉक ने जघन्य घटना को अंजाम क्यों दिया, अब तक इसके कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन आतंकी संगठन आईएस ने दावा किया है कि हमलावर पैडॉक उसका सिपाही था, जिसने कुछ ही दिन पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था। हालांकि पुलिस ने आईएस के इन दावों को खारिज कर दिया है। जहां से पता चला है कि इस घटना में सिर्फ एक ही व्यक्ति शामिल है, जैसे कि लोन वोल्फ। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लास वेगास में हुई गोलीबारी की घटना के बाद दुखी माहौल में पहुंचकर पीड़ित परिवारों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि इस भीषण गोलीबारी की घटना से अमेरिका दुखी है। बहरहाल, संगीत समारोह में हुई गोलीबारी की घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। साथ ही इस घटना ने अमेरिका में लगातार होने वाले ऐसे ही और हादसों की याद दिला दी है, जिनमें कोई शख्स अपनी सनक या जिद में आकर ऐसे निर्दोष लोगों की लाशें बिछा देता है जिनसे उसका कुछ लेना देना नहीं होता। शायद इसीलिए इस घटना ने अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण की बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। तो एक बार फिर इस दर्दनाक घटना के बाद अमेरिका की बंदूक नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टीफन पैडॉक ने इतना बड़ा हथियारों का जखीरा एकत्रित कर लिया था। दरअसल बदलते वक्त के साथ इस नीति में भी बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन हथियार समर्थक लॉबी और इस मसले पर बनते हुए विचारों की वजह से
चर्चा आगे बढ़ ही नहीं पा रही और हर साल अमेरिका में जाने कितने ही लोग इस गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं। लास वेगास की घटना ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। घटना ने 9/11 के बाद अभूतपूर्व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के दावों की भी पोल खोल दी है। घटना के साथ ही बंदूक नियंत्रण की नीति में एक बार फिर बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल अमेरिका में हथियार रखना बुनियादी अधिकार माना जाता है। कई राज्यों में तो बंदूक खरीदने के लिए ना तो किसी परमिट की जरूरत है और ना ही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की झंझट। धनी लोग और रूढ़िवादी समूह इस प्रावधान को आत्मरक्षा के अधिकार का हिस्सा मानते हैं। 55% लोग इस पर रोक लगाने के पक्ष में हैं, जबकि 40% लोग इसके समर्थक हैं। आंकड़ों की माने तो अमेरिका में 89% लोगों के पास किसी न किसी तरह का हथियार है। अमेरिका में सरेआम गोली चलाने की औसतन रोज एक घटना होती है। हर साल औसतन 12,000 मौतें बंदूक से होती हैं। साफ है कि अमेरिका किस कदर बारूद के ढेर पर बैठा है। बावजूद इसके हथियार समर्थक लॉबी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस उद्योग से होने वाले मुनाफे को इसका बड़ा कारण माना जाता है। गन उद्योग की सालाना आमदनी 91,000 करोड़ रुपए है। 2 साल पहले ऑरेगन के एक कॉलेज में 9 छात्रों की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रोते हुए पॉलिसी बनाने की मांग की थी, लेकिन 70% सांसदों ने इसका विरोध किया था। लचर कानून और सामर्थ्यवान लोगों के कारण अमेरिका में गन संस्कृति जमकर फली फूली। अब यही गन संस्कृति अमेरिका को लहूलुहान कर रही है। अमेरिका में गन संस्कृति को बढ़ावा देने और इसका संरक्षण करने में नेशनल राइफल्स एसोसिएशन को जिम्मेदार माना जाता है। एनआरए ने बंदूक के पक्ष में जबरदस्त खेमाबाजी कर रखी है और ये जमीनी स्तर पर बेहद प्रभावशाली है। 1871 के गृह युद्ध के बाद इस राइफल एसोसिएशन का गठन हुआ था। राजनीति में इनका जबरदस्त हस्तक्षेप है। अमेरिकी मतदान व्यवहार को भी ये संस्था प्रभावित करती है। यही कारण है कि रिपब्लिकन खुलकर इस संगठन के साथ अपनी संबद्धता प्रकट करते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी इसका विरोध करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका कब तक आत्मरक्षा शिकार की परंपरा के नाम पर इस गन संस्कृति को बर्दाश्त करता रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में ओबामा केयर प्रावधान के तहत महिलाओं को मुफ्त गर्भ निरोधक मुहैया करवाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। इसका सीधा असर लगभग 6 करोड़ अमेरिकी महिलाओं पर होगा। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कंपनियों के मालिक और बीमा कंपनियां अब अपने महिला कर्मचारियों को मुफ्त गर्भ निरोधक मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में इस नियम को खत्म करने का वादा किया था। हालांकि अमेरिका के सिविल लिबर्टीज यूनियन और नेशनल वुमेन लॉ सेंटर ने कहा है कि वो नियम बदलाव को चुनौती देंगे। कोलंबिया में कोका फसल को नष्ट करने के विरोध में हुए किसानों के प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति हुआन मैनुअल सांतोस ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक फार्क विद्रोहियों और सरकार के बीच शांति समझौते के बाद असंतुष्ट समूह द्वारा किसानों को पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के लिए उकसाया गया था, क्योंकि प्रदर्शन वाले इलाके में कोका फसल की बड़ी मात्रा में खेती होती थी। ये समूह कोलंबिया में नशीले पदार्थ की तस्करी और अवैध खनन के धंधे में लिप्त रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें खबर दुनिया की। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। तुम लोग अपसेट केम बेटा छो। मुझे IAS बनना है, एंथनी को इंजीनियर और अकबर को डॉक्टर, और पैसे हैं नहीं हमारे पास। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई उड़ान नया सवेरा योजना, अरे सुनिए कि नहीं? अरे बाबा, तो देर किस बात की? अरे लैपटॉप खोलो नहीं और अप्लाई करो। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, मेडिकल, इंजीनियर या प्रशासनिक प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कोचिंग में भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके साथ है। नया सवेरा, नई उड़ान, बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण। मैं IAS बन गया। अंकल, मैं डॉक्टर बन गया और मैं इंजीनियर। अरे मैं तो साहब बन गया। जज्बा है कुछ करना है,
मिलकर आगे बढ़ना है, जज्बा है। गांव स्वच्छ हो अपना, ये हमने ठाना है। राह समृद्धि की है, आगे बढ़ते जाना है। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। गंदगी भगाएं, स्वच्छता अपनाएं, आजीविका और बेहतर स्वास्थ्य के साथ गांव के समग्र विकास की राह चुनें। देखो गांव गांव है सवर रहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबर दुनिया की। स्पेन में कैटेलोनिया में हुए जनमत संग्रह के बाद उत्पन्न हालात की वजह से तनाव बढ़ रहा है। जनमत संग्रह में 90% जनता द्वारा स्वाधीनता के लिए वोट करने के बाद कैटेलोनिया स्पेन पर आजादी का दबाव बना रहा है, लेकिन स्पेन की सरकार ने जनमत संग्रह को खारिज कर दिया है और अब यूरोपीय यूनियन भी कैटेलोनिया और स्पेन के गतिरोध को खत्म करने की अपील कर रहा है। एक तरफ गुआर्डिया सिविल यानी अर्धसैनिक गार्ड और स्पेन की केंद्रीय पुलिस कैटालोनिया की आज़ादी के लिए हो रहे जनमत संग्रह को रोकने का हर संभव प्रयास करती रही, तो दूसरी तरफ अलगाववादी समर्थक मतदान की कोशिश करते रहे। आखिरकार मतदाता अपने मकसद में सफल रहे। लाखों मतपत्रों को जब्त करने और बल प्रयोग में करीब 900 लोगों के घायल होने के बावजूद 42.3% लोगों ने फिर भी मतदान किया। 90.9% ने कैटालोनिया की स्वाधीनता के पक्ष में और सिर्फ 7.87% ने विपक्ष में वोट डाले। 3% मतपत्र या तो खाली थे या अवैध। बढ़ते संकट को देखते हुए यूरोपीय संघ ने अलगाववादियों और मैड्रिड के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत की मांग उठाई थी, जिसे दोनों ने खारिज कर दिया। स्पेन की सरकार ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है, तो वहीं कैटालोनिया के नेताओं का कहना है कि वे अगले हफ्ते तक आज़ादी की एक तरफा घोषणा कर देंगे। यह संभवतः समाप्त होगा। हम इस सप्ताह के अंत या अगले हफ्ते की शुरुआत में स्पेन से बाहर होने का ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री मारियानो राजॉय के कार्यकाल की ओर से आए वक्तव्य में कहा गया कि सरकार किसी भी अवैध चीज पर बातचीत नहीं करेगी और ब्लैकमेलिंग को स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई और हिंसा की घटना के लिए माफी मांगी। अगर कोई घटना हुई, लोग घायल हुए हैं, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। हमने हमेशा कहा है कि कानून के दायरे में रहकर मामले के हल के लिए बातचीत की जानी चाहिए। उधर स्पेन की संवैधानिक अदालत कैटालोनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के लिए सोमवार को बुलाए क्षेत्रीय संसद के सत्र को रद्द कर दिया है। कैटालोनिया स्पेन के सबसे संपन्न इलाकों में से एक है। स्पेन में गृह युद्ध से पहले इस इलाके को स्वायत्तता मिली हुई थी। 1939 से 75 के बीच जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया था। फ्रैंको के निधन के बाद 1978 में इसे दोबारा स्वायत्तता मिली। 2006 के एक अधिनियम के तहत कैटालोनिया को और ताकत दी गई, लेकिन एक संवैधानिक कोर्ट ने 2010 में सारी ताकत वापस ले ली। इसके बाद से वहां का स्थानीय प्रशासन नाराज है। 2014 में आजादी के लिए एक अनाधिकारिक रूप से मतदान का आयोजन किया गया। 80% लोगों ने आजादी के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह कराने के वादे के साथ 2015 के चुनाव में अलगाववादियों को जीत मिली। कैटेलन संसद ने 6 सितंबर को मतदान के जरिए कानून बनाया था। हर साल बहुत बेसब्री से जिन नोबेल पुरस्कारों का इंतजार होता है, उनकी घोषणा हो गई है। रसायन, भौतिकी और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कारों के अलावा शांति का नोबेल पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई। इस साल ये सम्मान परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था आईकैन को दिया गया है और काजुओ इशिगुरो को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दुनिया के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत अमेरिका के उन 3 वैज्ञानिकों के नाम से हुई जिन्होंने इंसानी शरीर में एक अनोखी किस्म की घड़ी की खोज की, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। 3 वैज्ञानिकों जेफरी सी हॉल, माइकल रोसबाश और माइकल डब्ल्यू यंग ने पता लगाया कि क्यों वो लोग जो ज्यादा लंबा सफर करते हैं अलग अलग टाइम जोन में जाने से परेशान हो जाते हैं। उन्हें नींद नहीं आती और सेहत को लेकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल शरीर के हर हिस्से में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही होती है। ऐसी घड़ी के हिसाब से हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। इनमें खाना पीना, टॉयलेट जाना, नींद आना जैसी चीजें शामिल हैं। शरीर के कई हिस्से किसी घड़ी के पुर्जे की तरह काम करते हैं। बॉडी क्लॉक के गड़बड़ होने पर न केवल प्रतिरोधक क्षमता
प्रभावित होती है, बल्कि इससे सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। It's an evolutionary clock in the sense that it's found in all organisms. ये एक विकासपरक घड़ी है। ये सभी जीवों में पाई जाती है। ये सूरज के निकलने और डूबने पर आधारित है। इसी के आधार पर हम दिन में सक्रिय होते हैं और शाम के समय सोते हैं। Active during the day, but you need to go to sleep in the evening. साहित्य का नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरु को देने का ऐलान किया गया है। द रिमेन्स ऑफ द डे से मशहूर हुए उपन्यासकार काजुओ इशिगिरो का जन्म तो जापान में हुआ, लेकिन वो अब ब्रिटेन में रहते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डे में एक बड़े घर का रसोइया अभिजात वर्ग की सेवा में बीती अपनी जिंदगी की ओर मुड़कर देखता है। ये किताब 20वीं सदी के इंग्लैंड में डाउनटाउन आबे जैसे माहौल के बीच दबी हुई भावनाओं की एक गहरी दुनिया को दिखाती है। I was surprised at how low key they were. You know, they seemed to. पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये गलत खबर है। मैंने उन लोगों से कहा कि पता लगाओ कि ये खबर सही है या गलत। रसायन का नोबेल पुरस्कार जैक डुबुशे, योआकिम फ्रैंक और रिचर्ड हैंडरसन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन तीनों को क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विकास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नोबेल कमेटी का कहना है कि इन वैज्ञानिकों की खोज के बलबूते जीवन की जटिल रचनाओं की ज्यादा विस्तृत तस्वीरें इंसान हासिल कर पाएगा। परमाणु हथियारों से दुनिया को छुटकारा दिलाने की कोशिश करने वाले अभियान को शांति का नोबेल देने की घोषणा की गई है। ICAN इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स नामक संस्था को पुरस्कार दिया जाएगा। ICAN एक गैर लाभकारी संगठन की तरह काम करता है। इसमें दुनिया के कई छोटे बड़े समूह भी काम करते हैं। 10 साल पहले ये संस्था अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 101 देशों में इसके 468 पार्टनर ग्रुप भी हैं। It's a huge boost to all of the people that have worked on this issue for a very long time, the new generations that are mobilizing around this issue through our campaign and other work. It's a huge signal that this is worthy to work on, and this is something that is needed and it's appreciated. So I think this award is really a huge boost to all of those people who have tirelessly worked on this issue. भौतिकी पुरस्कार गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी तरंगों की खोज के लिए दिया गया है। ये तरंगें 2 ब्लैक होल्स के आपस में टकराने से पैदा होती हैं। ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1 शताब्दी पहले ही कह दी थी, लेकिन तब इसे सीधे देखा नहीं गया था। लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के निकट एक कार के फुटपाथ पर चढ़ने से शनिवार को कई पैदल यात्री घायल हो गए। इस घटना के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इस हादसे में 11 लोग घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार फुटपाथ पर चढ़ी काली टोयोटा एक लाइसेंस टैक्सी कैब है। इस घटना को आतंकवाद से संबंधित मानने से पुलिस ने इनकार किया है। इससे पहले भी ऐसे कई हमले हुए हैं जिनमें लंदन में पैदल यात्रियों को निशाना बनाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल किया गया। जून में लंदन ब्रिज पर हुए ऐसे ही हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। मॉस्को के पूर्वोत्तर में व्लादिमीर के पास ट्रेन और बस की टक्कर में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय आंतरिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मरने वाले सभी लोग बस में सवार थे। घटना के बाद ट्रेनों की आवाजाही कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें खबर दुनिया की। My son fulfills his duty to the nation. My brother fulfills his thirst for adventure. My husband fulfills my desire for a better life. My son, my brother, my husband is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.navsena-bharati.nic.in वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। H1N1 फ्लू का इलाज है। बुखार के साथ खांसी और छींक या सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास या हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर जाकर आप समय पर अपना इलाज करवा सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी।
तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेंट की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया, और खाली पैकेट यह किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खबर दुनिया की। अगर किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को जनता स्पष्ट बहुमत नहीं देती तो सरकार बनाने की जो समस्या सामने आती है, ऐसी ही मुश्किल से इस समय न्यूजीलैंड दो चार हो रहा है। 120 कुल सीटें हैं संसद में, लेकिन 61 के बहुमत के जादुई आंकड़े को ना तो कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी और ना ही लेबर पार्टी छू सकी है। और ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में है न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी, जिसने चुनाव में जीती हैं सिर्फ 9 सीटें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस पार्टी का हाथ थामे कि ये पार्टी किसके साथ बनाएंगे ये गठबंधन सरकार। न्यूजीलैंड में आम चुनाव के 2 हफ्ते बाद डाक और प्रवासी मतों की गिनती के बाद भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आधिकारिक चुनाव परिणाम के अनुसार कोई भी पार्टी देश की 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री बिल इंग्लिश की पार्टी कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी 56 सीटों पर सिमट गई। पहले इसके पास 58 सीटें थीं। बिल इंग्लिश का कहना है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें उनकी पार्टी सबसे बड़ा दल है, लिहाजा उन्हें ही सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार बनाने की चाबी सांसद विंस्टन पीटर्स के हाथों में आ गई है, जिनकी न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी को 9 सीटें मिली हैं। Those negotiations with New Zealand First have begun and we'd expect them now to proceed at some pace through this week. वामपंथ की तरफ झुकाव रखने वाली लेबर पार्टी को 46, जबकि उसकी सहयोगी ग्रीन पार्टी को 8 सीटें मिली हैं। दोनों का गठबंधन नेशनल पार्टी से 2 सीट पीछे है, जबकि प्रारंभिक परिणामों के मुकाबले लेबर ग्रीन गठबंधन को 2 सीटों का लाभ हुआ है। हालांकि गठबंधन अब नेशनल पार्टी से 2 सीट पीछे है। 2 सीटों की बढ़त के साथ लेबर गठबंधन ने भी सरकार गठन को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। लेबर पार्टी के नेता जैकिंडा आर्डेन का तर्क है कि न्यूजीलैंड की ज्यादातर जनता ने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है। We are in the position to form a stable, durable coalition government. I'm absolutely pleased with that. फिलहाल सांसद विंस्टन पीटर्स किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पीटर्स इससे पहले दोनों ही मुख्य दलों को अपना समर्थन दे चुके हैं। 1996 में उन्होंने नेशनल पार्टी और 2005 में लेबर पार्टी को समर्थन दिया था। ऐसे में पीटर्स के लिए दोनों में से किसी भी दल को समर्थन देने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। सऊदी अरब और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर सऊदी अरब के शाह सलमान रूस के दौरे पर पहुंचे। ये किसी सऊदी किंग की पहली रूस यात्रा है और इसे रूस के मध्य पूर्व में बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों मुल्कों के बीच $3 अरब के रक्षा सौदे की खबर है, जिसके तहत दूसरे हथियारों के अलावा रूस सऊदी को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देगा। रक्षा क्षेत्र में हुए सौदे के अलावा दोनों में तेल के क्षेत्र में भी समझौते हुए। सऊदी अरब रूस के ऊर्जा क्षेत्र में $1 अरब का निवेश करेगा, तो वहीं रूसी पेट्रोकेमिकल्स कंपनी सिबूर $1.1 अरब का एक प्लांट अरब में लगाएगी। दोनों देशों में कच्चे तेल के उत्पादन को कंट्रोल में रखने को लेकर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व के सामरिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सऊदी अरब में अल सलाम रॉयल पैलेस में शनिवार को एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गार्ड्स की मौत हो गई। बाद में पैलेस की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने हमलावर को मार गिराया। उसकी पहचान 28 साल के मंसूर अल आमरी के तौर पर हुई। वो सऊदी अरब का ही रहने वाला था। सऊदी अरब की गृह मंत्रालय के मुताबिक हमलावर ने अल सलाम पैलेस के पश्चिमी गेट पर फायरिंग की। हमलावर के पास से एक AK-47 राइफल और 3 पेट्रोल बम भी मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन सेना को काली सूची में डाल दिया है।
सऊदी नीत गठबंधन सेना पर यह कार्रवाई यमन में 683 बच्चों को मारने या घायल करने के मामले में की गई है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली इस सेना ने यमन में स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करके सैकड़ों बच्चों को मार डाला था। इसके अलावा यमन के विद्रोही संगठन हौजी को काली सूची में डाला गया है। हौजी विद्रोहियों को 2016 में 414 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माना गया है। रूस ने सीरिया में बड़ी सैनिक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अब तक आईएस के 120 आतंकियों को मार गिराया गया है। पिछले 24 घंटे से रूसी वायुसेना हवाई हमले कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीरिया में हुए हमले के बाद बयान जारी कर कहा कि मयादीन में 80 और अल्बू कमाल में 40 आईएस आतंकी मारे गए। मयादीन को आईएस का गढ़ माना जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य हवाई हमलों में 60 विदेशी आतंकी भी ढेर कर दिए गए। केन्या में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान धांधली के आरोप झेल रहे अधिकारियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा में कई लोग घायल हो गए। नैरोबी की सड़कों पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। दरअसल पिछले महीने अदालत के आदेश के बाद राष्ट्रपति चुनाव को रद्द कर दिया गया था। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते हम आपको छोड़े जा रहे हैं ताइवान के पिंगची स्काई लैंटर्न फेस्टिवल के इन खूबसूरत नजारों के साथ, जब सैकड़ों आकाशदीप से पूरा आसमान रोशन हो उठा। हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।